यूपी 24 न्यूज़ पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। एक रूपता का रंग अब उत्तर प्रदेश के शहरों में नजर आने वाला है, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी करते हुए कहा, शहर के मुख्य मार्गों पर स्थित आवासीय और व्यावसायिक भवनों के बाहरी हिस्सों को विकास प्राधिकरण द्वारा तय रंग में ही रंगना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको हरी झंडी भी दिखा दी है। आवास एवं शहरी नियोजन विकास विभाग जल्द ही आदेश को जारी करने वाला है। उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 12 का के तहत शहर के मुख्य मार्गों से सटे भवनों के बाहरी हिस्से के अनुरक्षण व मरम्मत के लिए राज्य सरकार ने पहली बार मॉडल उपविधि तैयार की है। आवास विभाग द्वारा तैयार उपविधि को विभागीय मंत्री होने के नाते मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन दीपक कुमार ने बताया, जल्द ही संबंधित आदेश जारी कर दिया जाएगा। विकास प्राधिकरणों को बोर्ड के माध्यम से अपने अपने शहर में उपविधि को लागू करना होगा। उपविधि के लागू होने पर भवन स्वामियों को शहर के मुख्य मार्गों के गैर आवासीय या आंशिक रूप से आवासीय और गैर आवासीय भवनों में एक रूपता के लिए उनके बाहरी हिस्से की तय रंग से ही रंगाई करनी होगी। कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट के चलते उत्तर प्रदेश में 21 जून से कोरोना कर्फ्यू में रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक ही लागू रहेगा। ऐसे में रेस्टोरेंट और मॉल भी खुले रहेंगे। शादी समारोह धर्म स्थलों पर 50 लोगों के एकत्रित होने की अनुमति होगी। सरकारी दफ्तरों और निजी कार्यालयों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 100% उपस्थिति हो सकेगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक होगा। कंटेनमेंट जोन के बाहर रेस्टोरेंट व मॉल्स को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अभी 50% क्षमता से ही खोलने की अनुमति दी गई है। स्टेडियम, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल अभी नहीं खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज व शिक्षण संस्थान भी फिलहाल बंद ही रहेंगे। केवल शिक्षकों व कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्य के लिए आने की अनुमति होगी। राज्य के मुख्यमंत्री ने 21 जून से आंशिक कोरोना कर्फ्यू में छूट दी है। अवधि बढ़ाकर सुबह 7 से रात 9 बजे तक करने के निर्देश दिए थे। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की ओर से शनिवार देर रात इस संबंध में विस्तृत गाइडलाइन जारी की। गाइडलाइन के अनुसार शनिवार व रविवार को वीकेंड कर्फ्यू पहले की तरह लागू रहेगा। साप्ताहिक बंदी के दौरान पूरे प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग अभियान चलाया जाएगा। मिठाई, स्ट्रीट फूड व फास्ट फूड की दुकानों पर इन शर्तों के साथ बैठकर अथवा खड़े होकर खाने की अनुमति नहीं होगी। सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी, लेकिन घनी आबादी में स्थित सब्जी मंडियों को खुले स्थान पर लगवाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीदी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था, जिसके बाद ट्रस्ट ने अपनी वेबसाइट पर जमीन खरीदी से जुड़ा पूरा ब्यौरा अपलोड किया है। ट्रस्ट ने जमीन प्रकरण से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी देने की मंशा से साइट पर अंग्रेजी भाषा में पूरी कहानी व्यक्त की है। ट्रस्ट का दावा है कि जमीन खरीद में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। इससे पहले भी ट्रस्ट ने जमीन, मठ व आश्रम की खरीदी की है। जमीन खरीद प्रकरण में ट्रस्ट पर आरोप लगाते हुए विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार और ट्रस्ट दोनों पर जमकर निशाना साधा था। प्रमुख विपक्षी दलों ने खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार को आरोप लगाया, तो रामनगरी सहित देश के कुछ अन्य संतों ने भी इस मामले में ट्रस्ट को घेरते हुए पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। जमीन खरीद की पूरी प्रक्रिया को अपलोड कर अपना पक्ष स्पष्ट करने का प्रयास करते हुए ट्रस्ट ने साइट पर लिखा कि बाग विजय से स्थित 1.2080 हेक्टेयर भूमि 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट की दर से खरीदी गई है, जो बाजार की खरीद दर बहुत ही कम है। इस भूमि को लेकर 2011 से ही एग्रीमेंट की प्रक्रिया चल रही थी। इस कार्य में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। लोक जनशक्ति पार्टी में हुआ विभाजन अब परिवार पार्टी के बाद चुनाव आयोग तक पहुंच गया है। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस दोनों पार्टी का असली नेता होने का दावा कर रहे हैं। चिराग से उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छिन जाने के बाद से चिराग पासवान के गुट ने दिल्ली में आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की।
इससे पहले शनिवार को चिराग पासवान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर अपना पक्ष रखने गए थे। हालांकि ओम बिरला पिछले हफ्ते ही पशुपति पारस को लोकसभा में लोजपा के नेता के तौर पर मान्यता दे चुके हैं। चिराग पासवान ने इस पर भी नाराजगी जाहिर की। चिराग ने कहा, स्पीकर ओम बिरला को हमारी पार्टी का संविधान देखना चाहिए, उसके बाद विचार करना चाहिए। लोकसभा में इस पार्टी के 6 सांसद हैं और इसमें से 5 पारस को अपना नेता मान चुके हैं। पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद पशुपति पारस ने पुरानी कार्यकारिणी भंग कर नई अस्थायी समिति बना दी है। पशुपति पारस ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नए सदस्यों की नियुक्ति की है। महबूब अली कैसर और वीरा देवी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। पशुपति पारस ने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनावों को सही ठहराते हुए कहा, पार्टी के संविधान के अनुसार चिराग पासवान ना तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और ना ही संसदीय दल के नेता। पशुपति पारस ने चिराग पासवान पर तानाशाही का आरोप लगाया। वहीं दूसरी ओर चिराग हार मानने को तैयार नहीं है और चिराग ने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की तैयारी कर ली है। भारत के विभिन्न राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। लगातार हो रही बारिश से कई राज्यों के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बिहार, यूपी, उत्तराखंड समेत कुछ राज्यों में बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं, जिस वजह से बाढ़ का खतरा बना हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यूपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा समेत कुछ राज्यों के अधिकांश शहरों में आज को मौसम खराब रहने और बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 2 दिनों तक बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में मौसम ऐसा ही बना रहेगा, जिसकी वजह से हल्की, मध्यम और भारी बारिश के साथ अति भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार के कई जिलों में आज सुबह से बारिश हो रही है, जिस वजह से राज्य में बारिश और वज्रपात को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना संक्रमण के कम होते केसेस को देखते हुए सरकारों द्वारा पाबंदियों में ढील दी जा रही है, मगर ऐसे में सरकारों से छूट मिलने के बाद लोगों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। कोरोना नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, जो संक्रमण के खतरे को बढ़ा रहा है। बाजार में बढ़ रही भीड़ और कोविड प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं होने से व्यापारियों की परेशानी भी बढ़ गई है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए अदालत के आदेश के बाद इसे लेकर व्यापारी भी गंभीर हो गए हैं। व्यापारियों को नियमों का पालन न होने के कारण एक बार फिर लॉकडाउन के आसार दिखने लगे हैं। दिल्ली सरकार ने भी अनलॉक 3 के दौरान इस तरह की चेतावनी दी थी। दिल्ली के बाजारों में बढ़ रही भीड़ और दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देश का गंभीरता से पालन न होने की वजह से अदालत की टिप्पणी के बाद व्यापारियों ने महापंचायत बुलाई है। पंचायत में दुकानदारों को जागरूक करने पर चर्चा होगी। इस महापंचायत में 200 से अधिक संस्थाओं को आमंत्रित किया गया है, जिसमें मार्केट एसोसिएशन, सैलून एसोसिएशन, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और मॉल एसोसिएशंस भी शामिल होंगे। कोरोना के मामलों में कमी आ रही है और संक्रमण की दूसरी लहर अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 58,419 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही 1,576 लोगों ने इस महामारी के कारण अपनी जान गंवाई है। पिछले 24 घंटे में इस महामारी को 87,619 लोगों ने मात दी है। इस महामारी से 2,98,81,965 लोग ग्रस्त हो चुके हैं। इस महामारी को मात देने वाले लोगों की संख्या 2,87,66,009 है। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या अब 3,86,713 पर पहुंच गई है। इस समय भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 7,29,243 है। पिछले 81 दिनों के बाद देश में कोरोना वायरस के 60,000 से कम मामले सामने आए हैं, लेकिन खतरा अभी तक बना हुआ है। जानकारों ने चेतावनी जारी की है कि देश में अक्टूबर तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। ब्लैक फंगस के अलावा देश में येलो, व्हाइट और अब ग्रीन फंगस के मामले सामने आ रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को आर्थिक मदद के तौर पर 4-4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा, वो कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को
4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकती, क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून में केवल भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं पर ही मुआवजे का प्रावधान है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार ने आगे कहा, अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजे की राशि दी जाए तो दूसरी पर नहीं, तो ये पूरी तरह से गलत होगा और सभी कोरोना पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है। फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट इस संबंध में याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में केंद्र और राज्यों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत संक्रमण के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का अनुरोध किया गया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कल सुनवाई कर सकता है। इन दिनों अपने ईमेल्स को लेकर चर्चा का केंद्र बने अमेरिका के महामरीविद डॉक्टर एंथनी फॉसी ने कहा, कोरोना प्रयोगशाला में बनाई गई बीमारी हो सकती है। पिछले साल फरवरी में खुद वैज्ञानिकों ने भी ये बात स्वीकार दी थी। डॉक्टर फासी के अनुसार वो शुरू से ही कोरोना वायरस के प्रयोगशाला लीक होने की थ्योरी को लेकर तैयार थे। उनके अनुसार कोरोना वायरस संभवतः एक इंजीनियर्ड वायरस हो सकता है जिसका प्रयोगशाला से आकस्मिक रिसाव हो गया। हालांकि लीक थ्योरी का समर्थन करने के बावजूद फॉसी का मानना है कि जानवरों के प्रसार के कारण इस महामारी की उत्पत्ति की अधिक संभावना है। 1 फरवरी को वैज्ञानिकों से फोन पर हुई बातचीत का जिक्र करते हुए डॉक्टर फॉसी ने कहा, मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने तत्कालीन स्थिति पर सावधानी पूर्वक गौर करने का निर्णय लिया है। कॉल पर कई वैज्ञानिकों में से एक संक्रामक रोग विशेषज्ञ क्रिस्टन एंडरसन भी मौजूद थे। संकट के इस काल में सभी देश एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जहां भारत ने दूसरे देशों को विभिन्न चिकित्सीय उपकरण पहुंचा रहा है, वहीं भारत को जरूरत पड़ने के समय दूसरे देश आगे आए थे। इसके साथ ही अब संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि बीजिंग, जो कि ताइवान को अपना क्षेत्र होने का दावा करता है, वैक्सीन की अस्वीकृति की संभावना के चलते ताइवान को अमेरिका 25 लाख कोविड-19 वैक्सीन की खुराक भेज रहा है। ताइवान ने शिकायत की थी कि चीन महामारी के बीच कोरोना वैक्सीन को प्राप्त करने के लिए उसमें प्रयास में बाधा उत्पन्न कर रहा है। ताइवान कोविड-19 रोधी टीके की कमी का सामना कर रहा है और अमेरिका चीन रिश्तों में ताइवान का भू राजनीतिक महत्व है। ऐसे में ताइवान की मदद के लिए अमेरिका आगे आया है और उसे वैक्सीन मुहैया करा रहा है। विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया, उनकी तरफ से दी जाने वाली 25 लाख वैक्सीन की खुराक ताइवान के रास्ते में है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की ताइवान यात्रा के दौरान घोषित टीकों की संख्या का ये लगभग 3 गुना है।